नमस्कार व्यूअर्स, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। आज बात करेंगे बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर। जिस तरीके से आपको मैं पहले ही बताने का कोशिश किया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देख लिया जाए और उसके बाद में यदि कोई विश्लेषण किया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसके हिसाब से ही 2024 की सत्ता केंद्र की उसकी ओर जाएगी। अब तो ये तय हो गया है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद में इस बात का कहीं ना कहीं जो अंदेशा था वह सच में ख़त्म हो गया कि अब किसका सरकार बनेगा 2024 में। इस बात को आप भी समझने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 लोकसभा सीट और राजनीति की दलबदल की बात और राजनीति को जिस तरीके से कब कहाँ से मोड़ दिया जाएगा, यदि बिहार की बात किया जाए तो बिहार सबसे आगे है। और आज उसी पर बात करेंगे कि बिहार इस तरीके से यदि आगे है तो 40 लोकसभा सीट का क्या होगा, उस 40 लोकसभा सीट का क्या कुछ होने वाला है 2024 में या 2025 में क्या कुछ होगा। यदि मेरा आज शब्द कुछ अनौपचारिक रहेगा, कुछ भोजपुरी शब्दें इसमें यूज रहेंगी, तो आप उसे इत्मीनान से सुनिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके हित की बात करता है, समाज की सुरक्षा की बात करता है। तो चलिए बात शुरू कर देते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और बिहार की राजनीति प्रत्येक 2 साल 5 साल पर बदलती रहती है। 2015 से यदि बात किया जाए अब तक की राजनीति में तो 2025 तक 10 साल हो जाएगा। समझ सकते हैं, मेरी उम्र 23 और 24 वर्ष के बीच में है और मेरी उम्र में देखा जाए तो इस घटना को देखते 2015 से काफ़ी परिपक्वता में दिख रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए, 40 लोकसभा सीट है बिहार में और बड़े भैया छोटे भैया की उधर दरकिरार भी है कि बड़े भैया कौन है, छोटे भैया कौन है। कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो कांग्रेस जहां INDI गठबंधन, 2 तरीके से गठबंधन है देश में, आपको मालूम है। तो देश तरीके में 2 तरीके से जो गठबंधन है देश में, उनमें एक है INDI गठबंधन, जिनका पहले नाम UPA था, जिनका आपने तो नाम सुना ही होगा। जिन UPA की सरकार की बात करें तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब उस गठबंधन का नाम ही बदलकर INDI कर दिया गया, इसलिए कि उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है, उस समय वहाँ भी कांग्रेस थी। अब मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से INDI गठबंधन है उसमें क्षेत्रीय पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा ज़्यादा है। बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार में कांग्रेस कहती है भैया चलिए RJD ही बड़ी पार्टी है, RJD जिस गठबंधन में जाए उस गठबंधन से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस मान लेती है कि बिहार के लिए RJD बड़ी पार्टी है तो बड़े भैया भी लालू यादव हो गए। तो लालू यादव जब बड़े भैया हो गए तो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं कार्य किया जाएगा, सीट की बंटवारा की जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय देखिएगा 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। 15 के बाद आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार और RJD मिलकर, महागठबंधन मिलकर और कांग्रेस मिलकर कहीं ना कहीं सरकार बनाया। लेकिन बीच में नीतीश कुमार फिर लेटरल एंट्री मार देते हैं बीजेपी की तरह। बीजेपी भी कम नहीं है, दरवाज़ा भैया बराबर खुला रहता है, क्योंकि आप समझ जाइए कि राजनीति में ये तो संभावना तय है, पॉसिबिलिटी तय है कि आप कहीं भी रहें, यदि आपके पास सामर्थ्य है, जन समर्थन है, तो आपकी सीट तो पक्की है, आपकी सरकार पक्की है। तो नीतीश कुमार तो इतना निश्चित है कि हम किसी भी गठबंधन के साथ रहें, हमारा तो पक्का है कि हम CM बनेंगे। लेकिन बात है तेजस्वी प्रसाद यादव के, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। दिलचस्प बात है, जरा जोर जोर डालकर समझिएगा और सोचिएगा कि बिहार की राजनीति इस प्रकार क्यों बदलती है। और उसके बाद लेटर एंट्री मारे और 2019 तक वो फिर बीजेपी के साथ आ गए। अरे लाला, बीजेपी के साथ, बीजेपी के आने के बाद क्या हुआ कि वो 2019 में अपने हिसाब से 16 लोकसभा सीटें जीत गए। 16 लोकसभा सीटें JDU के पास है। आज मैं केवल INDI गठबंधन की बात करूंगा, कल मैं बीजेपी गठबंधन के भी बारे में बात करूंगा। उसका जो NDA गठबंधन है उस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार NDA गठबंधन में क्या चल रहा है, वहाँ भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। अब यहाँ पर INDI गठबंधन की बात कर लिया तो नीतीश कुमार के पास 16 सीटें। बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार में यदि महागठबंधन में नीतीश कुमार आते हैं, NDA गठबंधन में हैं, तो बड़े भैया के रूप में देखा जाए, उम्र के रूप में तो लालू प्रसाद यादव को बड़े भैया मानते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने पुत्र मानते हैं। भाई बंधु, चाचा भतीजा का रिलेशन चलता है। और वही देखा जाए तो यदि वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी केंद्र में सरकार होने के नाते अपने आप को बड़े भैया मानती है कि हम बड़े भाई हैं भैया, हम जैसा कहेंगे वैसा ही आपको सीट मिलेगा।
अब तो बात यहाँ पर पेच फंस जाती है, क्योंकि 2019 की बात कर लिया जाए तो अधिकांश लोकसभा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी महागठबंधन की तरफ से। कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिला था। क्या आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है तो आप जाकर पता कीजिए, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम है कि 9 ही लोकसभा सीटें मिला था। और जिसमें से क्या आया था आपने तो देखा ही देखा, क्या आया था आरजेडी के पास। तो लेकिन आप जरूर समझिएगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद आप वोट देते हैं भैया, तो आपका ये कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि हम कितने को वोट दिए और क्या हमारा परसेंटेज रहा, कितना मिला, अब क्या मिलने वाला है, इस बात को आपको जानना जरूरी हो जाएगा। इसलिए आप जाकर थोड़ा सर्च कीजिएगा। अब 16, अब बड़े भैया के वहाँ पर देखा जाए एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार को 16 मिला, तो यदि अब की समीकरण की बात करें 2024 वाला में, तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी कहेगी तो हमको तो 16 चाहिए। यदि नीतीश कुमार कहते हैं कि 16 पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके सांसद बराबर कह रहे हैं सर मेरा सीटवा तो नहीं गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा आपका सीट, क्योंकि गड़बड़ाने वाला कोई बातें नहीं है भैया। हम तो बड़े भाई हैं बिहार में, क्योंकि बड़े भाई किस लिए हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब उम्र की बात आती है तो वहाँ पर लालू यादव बड़े हो जाते हैं, समस्या आकर पेच यहाँ फंस जा रहा है। अब क्या होगा? लेकिन सत्ता तो पार्टी से चलती है, सत्ता तो उम्र से नहीं चलती है। तो पार्टी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे यदि 16 सीटें इन लोगों को मिल जाता है तो बचता है 8 सीटें। 8 सीटें बचेगा ना। उस 8 सीटों की यदि बात कर लिया जाए तो 8 सीटों में 9 सीटें जबकि लोकसभा में पहले ही मिल गया था। और यदि INDA गठबंधन की बात करें, जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो भाकपा जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टियाँ हैं वो पार्टियाँ, JDU, कांग्रेस और आरजेडी, मुख्य रूप से 6 पार्टियां हैं देखा जाए तो। 3 ये मेजर पार्टी हो गए, कांग्रेस, JDU, आरजेडी और भाकपा माले जो मार्क्सवादी पार्टी है, इनमें 3 पार्टियां हो गई। तो ये मार्क्सवादी पार्टी मिलकर 3 पार्टी हो गई। तो 16 32 सीटें इन लोगों ले लेंगे आरजेडी और JDU, तो बचेगा कितना? 8 सीटें। आपका तो मैथमेटिक्स सही है, 8 सीट बचेगा। तो 8 सीट में 9 सीट तो भाई साहब 2024 में, लेकिन अब तो नहीं मिलने वाला है। अब बात यहाँ पर होगी कि 2024 में 9 सीटें था, अब क्या 8 सीटें पर कांग्रेस मान जाएगी? और वैसे में 3 पार्टियां और भी है, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, तो क्या इनका क्या होगा? तो यदि मार्क्सवादी पार्टी भी एक सीटें तीनों लेकर सिमट जाती है तो चलो 5 सीटें हो गया। यदि 5 सीटों पर यदि कांग्रेस मान गई तो समझिए कि बिहार में बिना पार तो लग रहा है भैया, नैया यहाँ पर पार हो जाएगी। लेकिन समझने की बात है कि यहाँ पर नाय पार नहीं लग रही है, क्योंकि कांग्रेस भी भैया बोल रही है कि हम तो INDA गठबंधन में सबसे बड़े भाई हैं, हम कैसे बात मान जाए भैया, प्रधानमंत्री हमारे पार्टी से बनेंगे तो हम कैसी कम सीटें पर जीते नहीं होंगे। जब कैंडिडेट ही खड़े नहीं होंगे तो हमारा संसद में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यदि हम जनता के पास ही अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे तो हम संसद में कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे? इस बात को तो समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस यहाँ पर क्या हो गया, आपको 5 सीटें पर सिमट रही है। और यदि सीट बढ़ता है और कहीं ना कहीं JDU और आरजेडी 16 में से कम होंगे तभी ना सीट घटेगा, नहीं घटेगा। वैसे यदि 16 में से कम होता है JDU भैया तो चलो ठीक है, क्योंकि भैया जिससे कि 2015 के समीकरण देखिएगा तो 43 बिहार विधानसभा की सीटें हैं, उस पर आपने देखा होगा कि 101 सीटें पर 2015 में आरजेडी चुनाव लड़ा था और 101 सीटें पर कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU लड़ी थी। तो यानी बराबर की हिस्सेदारी थी। और वहाँ पर बाकी सब सीटें जो उस समय मुख्य रूप से कांग्रेस नहीं था वो कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया था। तो आपने देखा उस प्रकार से वहाँ पर बातें हुई, कामें हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या लगा आपको कि फिर शुरुआत हो जाएगा? तो देखिए बिहार की राजनीति है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में OBC का एक चेहरा दिया गया और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक अनुसूचित का चेहरा दिया गया, जनजाति का चेहरा दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति किस ओर जा रही है। सेंट्रल की राजनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, राजस्थान में OBC का मुख्यमंत्री बनाया गया, छत्तीसगढ़ में ST का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इस समीकरण आपको क्या लगता है कि जातीय समीकरण कराए बिहार, अमाजा मार लिए बीजेपी वाले? अब समझ सकते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति है। उधर सोचते हैं कि हम जनगणना भी नहीं कराएंगे, चलो काम चल जाएगा। अब बिहार भैया कितना तेज है, 2024 से मार फटाफट फटाफट 1 महीने में ही। कहा भैया क्या है, सर्वे है कि क्या है, डाटा हमको समझ में नहीं आता है भैया। इतना जल्दी फास्ट इकोनॉमिकली बोलते हैं, इकोनॉमिकली है, एजुकेशनली है, क्या है? अरे भैया हम लोग का एक आर्टिकल पढ़ने में मतलब समझिए कि 2-2 घंटा टाइम निकल जाता है। एक आर्टिकल यदि इकोनॉमिक्स पर आ गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर आ गया, बैकवर्ड पर आ गया, या फिर हमें मंडल कमीशन पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ने में समझिए कि 2 घंटा समय लग जाता है उसको समझने में, भाई क्या कह रहा है। और आप जातीय जनगणना मार फटाफट, क्या है, कोई मशीन है कि लोग ही किए हैं?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा पर कर दिए? नहीं, तो लोग ही किए थे। कौन किए थे? शिक्षक किए थे, वहाँ के लोकल लोग जो कर्मचारी हैं वो सब किए थे। चलिए उन सब पर बात नहीं करेंगे, बात यहाँ पे ये करेंगे कि अब बिहार का क्या होगा। जो 6 पार्टियां हैं बिहार में INDI गठबंधन में, अब उनका 2024 लोकसभा चुनाव किस तरीके से चलेगा। और यदि ये तो तय है, मान लीजिए कि यदि 16 से कम मिला JDU को, 16 से कम मिला RJD को, तो फिर इनकी गठबंधन में भैया तालमेल तो नहीं बैठने वाला है। और नीतीश कुमार समझ लीजिए बिहार में वैसा व्यक्ति है, जिस ओर बैठेंगे जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि वो तो दावा करते हैं भैया जब से हम मुख्यमंत्री बनते आए हैं तब से देखिएगा कि इन्हीं का है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी गठबंधन में जाएं, कोई अंतर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार का कौन है? नीतीश कुमार। हमको याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है कि हम जब बचपन में पढ़ा करते थे ना, तो 5 क्लास में हमारे पास एक जनरल नॉलेज आया करता था। हम उस जनरल नॉलेज को पढ़ते थे तो वैसा लगता था कि समझिए कि जनरल नॉलेज में लिखा गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। जब क्लास 10th में आए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। 12 पास कर गए, नीतीश कुमार। और भैया ग्रेजुएशन पास कर गए, नीतीश कुमार। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव का तैयारी भी करने लगे हैं, नीतीश कुमार। अरे भाई क्या हो गया है बिहार में? नीतीश कुमार ओनली वन कॉमन पर्सन ऑफ अ CM फेस। और बाप रे बाप, ये हो गया बिहार में। तो इस प्रकार की बिहार की राजनीति चलती है। अब तो तेजस्वी यादव तेजी से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इधर हम 10 लाख देंगे भैया, 10 लाख तो दे दो भैया, 10 लाख ना, कौन छेका है? तुम 10 लाख दो, 20 लाख दो, 30 लाख दो, 40 लाख दो, अरे 14 करोड़ दे दो ना, घर घर में नौकरी भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नौकरी का मैनिफेस्टो कोई मैनिफेस्टो बनाने वाली चीज़ है? हमको समझ में नहीं आता ये लोग क्या करता है। मैनिफेस्टो में 10 लाख 2 करोड़ मोदी जी, 10 लाख 10 लाख मोदी जी तो मार दिए 2 करोड़ और 10 लाख। अब 10 लाख समझ लिए, 10 लाख गुड़े आप कर लीजिए 29 राज्य। इस प्रकार से तेजस्वी यादव देते रहे नौकरियां, 5 साल में 10 बचे 50 लाख। नो युवा बेरोजगार, क्योंकि भैया आपके पास 10वीं क्लास में कितना सीटें जाती है, उस प्रकार से नौकरी बांट रहे हैं, तो समझ लीजिए। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि 2000 की बात कर लिया जाए तो उस समय नीतीश कुमार किस प्रकार से राजनीति किया करते थे। समाजवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, और नहीं समझ में आता है, कभी समाजवादी विचारधारा में चले जाते हैं, कभी राष्ट्रवादी विचारधारा में चले जाते हैं, और दोनों विचारधारा को मिक्स कर देते हैं। मिक्स वेज की तरह यदि बना देंगे राजनीति को, तो राजनीति कहाँ जाएगा? राजनीति की बात राजनीति की अड्डा पर राजनीति तरीके से कीजिए ना। आप आज का विचारधारा क्या है? कोई राष्ट्रवादी है, कोई समाजवादी है, कोई एवादी है। अरे भैया हम कोई वादी नहीं हैं, ना तो हम राष्ट्रवादी हैं, ना तो हम समाजवादी हैं, ना तो हम जातिवादी, क्योंकि हम एकवादी हैं, क्योंकि हम भारतवादी हैं। इसलिए भारत से प्रेम कीजिए, यहाँ प्रेम करेंगे तो राष्ट्र से प्रेम कीजिए। आप एक से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि राष्ट्र का, राज्य का निर्माण तो एक परिवार और मनुष्य से हुआ है। तो इसलिए यदि आप उसका सेंट्रिक पॉइंट जो है, जो उसका ओरिजिन पॉइंट है, जो उसका मेन स्पीसीज है, उस स्पीसीज को यदि आप नहीं बचाइएगा, उसको एक्सटिंक्ट में डालते जाइएगा, तो क्या होगा? आज जिसका जनसंख्या है उसका जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। लोग बोल रहे हैं जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी। जब जातियों पर ही भागीदारी होने लगी तो पूरा कॉलेज का सीट फुल हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सिटी का सीट फुल हो जाएगा एक ही जाति के लोगों से। अब बाकी सब कहाँ जाएंगे? जाति पर नहीं होता है भैया, आपको योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आप पक्का है बन जाइएगा। आप जो भी चाहिए, हमारा लोकतंत्र का ही ना खूबसूरती है। कोई हार गया, मुख्यमंत्री है, उसको अगले दिन या कुछ एक टाइम टेनर को उसी दिन भी राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ता है, रेजिग्नेशन देता है, प्रधानमंत्री ओहदे देता है। हमारी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। लोकतंत्र एक हमारे और आपकी केवल बातों से नहीं चलता है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सभी एक परिवार, एक समाज और एक राज्य और एक राष्ट्र से आते हैं। इसलिए लोकतंत्र हम सभी को मिलाकर चलता है। लोकतंत्र का नेता कौन होता है? जनता होती है। जो जिसको चुन दे वो लोकतंत्र का नेता हो गया। और लोकतंत्र किससे चलता है? लोकतंत्र में सबकी भागीदारी है, हमारी भी भागीदारी है, आपकी भी भागीदारी है, मुख्यमंत्री का भी भागीदारी है, प्रधानमंत्री का भी भागीदारी है। तो सबकी पार्टिसिपेशन है उसमें। जब सबकी पार्टिसिपेशन है उसमें, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं 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 वो गलत है, वो सही है, ये सही है? और देखिए ना, एक सबसे अजीब बात है, हमारा और आपका जब जन्म होता है ना, तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं? फलानमा की सरकार सही है,
उस पार्टी की सरकार सही चलती है। हमारी विचारधारा वहीं से बदलती रहती है। हमारी विचारधारा एक जगह कांस्टेंट है कि भैया हम इन विचारधारा से हैं, इनको वोट करेंगे तो करेंगे। बल्कि ही हम राम मनोहर लोहिया के बारे में नहीं पढ़े हैं, जयप्रकाश नारायण लोहिया के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में नहीं पढ़े हैं, कोई समाजवादी नेता के बारे में नहीं पढ़े हैं, कोई राष्ट्रवादी नेता के बारे में नहीं पढ़े हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो वोट उन्हीं को करेंगे। क्यों? घर से शुरू से हमें हो गया। पापा बोलते हैं फर्स्ट टाइम कहाँ जा रहे हो, वोट देने, फलाना वोट देना, ये सबसे बढ़िया है। अब कोई लोकल स्तर पर लीडर को देखकर कर देता है। तो समझ जाइए कि इस प्रकार की राजनीति होती रहती है। अब आपको संभलने की ज़रूरत है, हमको संभलने की ज़रूरत है कि हमारे लायक और आपके लिए कौन कार्य कर रहा है। आने वाला समय में वो समय दूर नहीं है जब विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, कि आखिर आपकी सरकार आई तो क्या की। ठीक है, आप 10 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन उस नौकरी के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से, बायर टैक्स से, कॉरपोरेशन टैक्स से, कहाँ से करेंगे? तो यहाँ समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ भैया 5वीं क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए छात्रों को, ताकि उनको मालूम हो कि हमारे देश में क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, क्या हमारे देश में चल रहा है, किस प्रकार की हो रही है, आरबीआई ने क्यों इतना टैक्स लगा दिया, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमपीसी क्या है। इन सभी चीज़ों पे जानेंगी, सरकार की बातों को जानेंगे लोग, हमारे छात्र, हमारे नवयुवक, तो आने वाला समय में समझ जाएंगे भैया क्या सरकारी नौकरी लेने की ज़रूरत है। अमेरिका जैसे डेवलप देश में जाइए। अब लोग बोलते हैं कि हमारा भारत डेवलप नहीं है भैया, हम तो डेवलपिंग है, हम जो मनसूख समाजवादी जिस तरह से समाज वाला असिस्टेंट प्रोग्राम चलाएंगे। असिस्टेंट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार को सहायता की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से 5 kg राशन दे रहा है, बहुत खुश है जनता, 5 kg राशन मिल रहा है। और देखिए ना, आप यदि ग्राउंड स्तर पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं गाँव से आता हूँ, बल्कि मैं शहर में हूँ, आज दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं गाँव से आता हूँ, इतना मेरे को मालूम है। और किसके पास राशन जाता है? किसान के राशन ही किसान के पास चला जाता है, और किसान वो खाता नहीं है, ले जाकर दुकान पर बेच देगा। अब वो कौन खिलाएगा? वो जो, या फिर जिसके पास भैंस है, गाय है, वो खाती है। ये सच है, मानना पड़ेगा। वैसे बहुत कम लोग हैं जो उस राशन को खाते हैं जो पीडीएस के द्वारा दिया जाता है। इस बात को आप मान रहे हैं ना? आप यदि नहीं मानते हो तो आप आस-पास का देख लीजिएगा, आपके घर में राशन जाता है, आपके यहाँ खाते हैं, नहीं खाते? हम तो बोल भी दिए, हमारे घर पर भी राशन मिलता है, हम तो बोल दिए भाई हम राशन लेने वाले लोग हैं। अब समझ लीजिए, हम राशन लेने वाले लोग हैं, घर पर बोल दें मम्मी इसको राशन हम लोग खाएंगे, सभी लोग खाएंगे। मैं बोली नहीं नहीं, गेहूँ देख लो कैसा है, नए गेहूँ खाएंगे, खेत से जो आएगा। हमारे घर पर खेती भी होती है। अब समझिए, अब देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद हमारा लगता है कि बीपीएल कार्ड से भी नाम कट जाएगा। कट जाने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे से ही शुरुआत होगी तो हो जाने दीजिए शुरुआत। लेकिन भैया मैं तो गरीब हूँ, मेरे को बीपीएल मिलना चाहिए। बात वहाँ नहीं, बात यहाँ पर है कि अब बिहार की राजनीति किस ओर जाएगी। 2024 में नीतीश कुमार क्या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे? आरजेडी तो भैया कांग्रेस ठीक है, या फिर इन्हीं के साथ रहेंगे। अब इनकी भी भाई सोच है कि हमारे समय के नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब साथी जो होता है कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, तो अंदर से होता है नहीं, जिसको हम लोग मेहनत बोलते हैं, उसको देख कर तैयारी करता है कि अब हमको भी इस प्रकार तैयारी करना। अब बेचारा नीतीश कुमार तो तैयारी किए थे भैया, क्या किए थे? जातीय जनगणना करा दिए बहुत फास्ट, और जातीय जनगणना कराने के बाद फ़ायदा उठा लिया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है, ओबीसी के नेतृत्व करते हैं और जातीय जनगणना भी नहीं कराते हैं। मेरा नहीं कहना है, विपक्ष के नेताओं का कहना है, लेकिन फ़ायदा तो उठा लिए। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार की राजनीति हो रही है बिहार में। तो नीतीश कुमार के पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। कहा जाता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू है, तो दोनों हाथ में लड्डू है। वो उधर जाएंगे तो 16 उनका बरकरार रहेगा लोकसभा सीटें, इधर रहेंगे तो बड़े भैया के सरकार के रूप में 16 सीटें मांगेंगे, और छोटे भैया के रूप में लालू यादव को पैर पकड़ेंगे। भैया हम तो आपका छोटे भाई हैं, हमको 16 दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हमारा जीते हुए लोग हैं, वहाँ पर कार्य किए हैं, फिर से जीत जाएंगे। आरजेडी बोलेगी कोई नहीं, हमारे लोग खड़े हो जाएंगे, वहाँ पर जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो वही तो विपक्ष में थे, हमारे लोग ही तो दूसरे स्थान पर कंटेस्ट किए थे चुनाव को। तो आप समझिए कि इस प्रकार की राजनीति होती है बिहार में। समझने की बात इसलिए है, मैं इस अंदाज भी इसलिए बताने का कार्य कर रहा हूँ क्योंकि देखिए लोकल बोलचाल की भाषा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोकल बोलचाल की भाषा में ना आज बहुत सारे देश हैं जो, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, यूक्रेन का नाम सुने ना, जहाँ रसिया यूक्रेन वार हो रहा है। यूक्रेन एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर मतलब कि वहाँ पर मेडिकल का बहुत छात्र रहता है। जब भारतीय छात्रों से पूछा गया ना कि आपका वहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है, तो पहले वहाँ की भाषा सीखते हैं, उसके बाद में उस भाषा में मेडिकल में पढ़ाई कराई जाती है। और हमारे यहाँ क्या है, 2 लाइन इंग्लिश बोल दीजिए, फटाफट फटाफट लीजिए, तैयारी आपकी शुरू, यू आर ग्रेट।
यू आर द बेस्ट, ऐसे ऐसे शब्दों से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। जरूरत यहाँ पर है कि आपकी राजनीति किस ओर जा रही है। और यदि आप द स्टार इंडिया को देख रहे हैं, द स्टार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि द स्टार इंडिया सत्य के साथ खबर दिखाएगा भाई। और एक बात समझ लीजिए, द स्टार इंडिया भारत का द स्टार इंडिया बनकर रहेगा, क्योंकि जिस पथ पर हम चल दिए हैं अब वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो गलत यूज नहीं होगा। तो हम मेरे को दीजिए इजाज़त, अगले बार फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई खास राजनीतिक बातचीत को लेकर राजनीतिक अड्डे पर। धन्यवाद।